इसलिए मैंने कहा ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। ये ले 5,000 रुपये रख और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन करके बता देना। और मैं घर आ गई। सबसे पहले जब गीता ठीक होकर वापस नहीं आती तब तक किसी दूसरी कामवाली का इंतज़ाम करना पड़ेगा। इंटरकॉम पर पूरी सोसाइटी से पूछ लिया। सप्ता नाम की एक कामवाली मिल गई। मैंने अपने पति को गीता के बारे में बताया पर हमदर्दी के बदले डांट मिली। यार अब नई कामवाली मिल गई है ना, छोड़ो कि गीता की लाइफ में क्या हुआ वह जानने की तुम्हें क्या ज़रूरत है। फिर भी मेरे मन में गीता के प्रति अपनापन था। सालों से वह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रही है। अगर वह किसी मुसीबत में है तो हमारा फ़र्ज बनता है उसकी मदद करना। आहिस्ता आहिस्ता 2 महीने बीत गए। एक दिन अचानक गीता का फ़ोन आया। मैडम, आप घर पर हैं क्या? मैंने कहा हाँ, घर पर ही हूँ। वह बोली अभी आई। गैस पर चाय चढ़ाकर मैं गीता की कहानी सुनने के लिए खुद को तैयार करने लगी कि दरवाजे की घंटी बजी। गीता ही थी। मैंने पूछा कैसी हो अब? मैडम, तन के घाव तो ठीक हो गए, मन में जो पीड़ा और जलन है उसका इलाज कैसे करूं? मैंने पानी और चाय पिलाकर गीता को शांत करवाया। मैंने भी चाय पी और कहा चल अब दोनों शांति से बात करते हैं, बता। गीता ने कहा मैडम, सबसे पहले आप बताइए, क्या सिर्फ पेट की भूख ही तन को जलाती है? जवान खून को तन की प्यास भी लगती है कि नहीं? सेक्स के लिए शारीरिक ज़रूरत जितनी मर्दों को जलाती है उतनी ही औरतों को भी जलाती है कि नहीं? शादी के बाद भी इस जोश का इलाज ना हो तो औरत क्या करना चाहिए? मैडम, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं पर अभी तक कुंवारी हूँ। मेरा पति संजय नामर्द है। आज तक उसने मुझे छुआ तक नहीं है। मेरे भीतर का जोश लावा की तरह धधक रहा है। अगर यही सब मर्द के साथ होता तो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए वह कहीं भी मुँह मारता कि नहीं? कौन इस तन की आग से बच पाया है? एक लड़की कितने सपने आँखों में भरकर शादी करती है, पति के प्यार को तरसती है, पर मेरे नसीब खोटे कि मुझे एक ऐसा पति मिला जो औरत की जिस्मानी ज़रूरत पूरी करने में नाकाम है। मैंने कहा गीता, तू इस बार बिना पर अपने पति से तलाक ले सकती है और दूसरी शादी कर सकती है। गीता ने कहा मैडम, हमारे समाज में एक बार लड़की जिस घर में ब्याह दी जाती है वही उसकी अर्थी उठती है। तलाकशुदा लड़की का पूरा समाज बहिष्कार करता है। मैडम, इसी नामर्द के साथ मुझे ज़िंदगी बितानी होगी, तिल तिल मरना होगा। मेरे जेठ जेठानी का कमरा हमारे कमरे के पास ही है। आधी रात तक उन दोनों के कमरे से आ रही प्यार की मतभरी आवाज़ें मेरे कानों में ऐसे चुभती हैं जैसे धधकता लावा किसी ने मेरे कानों में उड़ेल दिया हो। जेठ जी के बदन मसलने पर जेठानी के मुँह से निकलती हैं और सिसकियाँ मेरे भीतर हवस की ज्वाला भड़का देती हैं। मैं बेकाबू सी अपनी पति से लिपटकर उनको जोश में लाने की कोशिश करती हूँ, पर उस ठंडे समंदर में उफान उठता ही नहीं। आपको शायद पता होगा, साहब जब आपको छेड़ते हैं और शरारत करते थे तब मैं चुपके से देखती थी। आपको देखकर मेरा भी मन करता कोई मुझे भी छेड़े, मुझे भी प्यार करे। एक दिन मेरे ताऊ ससुर का लड़का वनराज घर आया था, एकदम बाका जवान। उसकी गठीले बदन को देखकर मेरे भीतर खलबली मच गई। उसकी नज़रें मेरे ऊपर पड़ते ही मैंने ओठों पर जीभ रगड़कर अपनी प्यास जाहिर कर दी। फिर तो वह बार बार घर आने लगा। हम दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहने लगे। एक दिन मेरी बुआ सास की लड़की की सगाई थी तो घर के सारे लोग पड़ोस के गांव जा रहे थे, पर मैं पेट दर्द का बहाना बनाकर घर पर ही रुक गई। फिर जैसे ही सब गए मैंने वनराज को अपने घर बुला लिया और उस दिन मैंने अपने कुंवारेपन को वनराज को सौंप दिया। मैं जानती हूँ कि मैं गलत काम किया और शादीशुदा होकर एक गैर मर्द के साथ रिश्ता बनाया, पर परंपरा के नाम पर अपने एहसासों को खून मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं था। इस पूरे कांड में गलती मेरे सिर्फ पति संजय की थी, जिसने जानबूझकर मेरी ज़िंदगी खराब की। इसलिए मैंने अपनी आग बुझाने का जो रास्ता सही लगा वह अपनाया। उस दिन मैंने और वनराज ने जी भरकर एक दूसरे पर प्यार लुटाया। उसके बाद जब भी मौका मिलता वनराज मेरी शारीरिक ज़रूरतें पूरी कर देता। मैडम, मैंने सिर्फ सेक्स के लिए वनराज से रिश्ता नहीं बनाया, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से दिलो जान से प्यार करते थे। लेकिन एक दिन मैं और वनराज घर की छत पर
एक दूसरे के प्यार में पागल होते खो हुए थे। तभी मेरे पति ने हमें ऐसी हालत में देख लिया। वह पास ही पड़ी लाठी उठाकर मुझे पीटने लगा, पर मैं दिल जली अधूरी प्यासी थी, इसलिए उसके हाथ से लाठी छीनकर मैं उस नामर्द पर ऐसे टूट पड़ी कि सारी हड्डियों का चूरमा बना दिया। अब आप ही बताइए मैंने क्या गलत किया? सारा किस्सा सुनने के बाद मुझे गीता किसी पहलू से गलत नहीं लगी, बस उसने हालात को उलझा दिया था। मैंने गीता को समझाने की कोशिश की, तुम और संजय आमने सामने बैठकर मसले का हल निकाल लो। गीता ने कहा, मैडम अब जो भी अंजाम हो, पर मैं उस नामर्द के साथ एक दिन भी नहीं बिता सकती। कुछ भी करके इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ और वनराज के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। परिवार और समाज के डर से मुझे अपनी ज़िंदगी ढूंढनी नहीं है, बल्कि जश्न सी जीनी है। गीता की आंखों में प्यार की खुमारी और हिम्मत को देखकर मैंने गीता की जब खुद को रख कर देखा तो किसी पहलू से गीता मुझे गलत नहीं लगी। मैंने उससे कहा, देखो तुम गलत बिल्कुल नहीं हो, प्यार और जंग में सब जाए अजय। शादी टूटने पर हर बार औरत ही जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि इस तरह थोपा गया रिश्ता टूट जाए वही सही है। गीता मेरे गले लगते हुए बोली, मेरी भावनाओं को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मुझ में हिम्मत आ गई है। मैडम जब तक यह मामला नहीं सुलझ जाए तब तक शायद मैं काम पर नहीं आ सकेंगी, पर वादा करती हूँ सब ठीक ठाक होते ही काम पर लौट जाऊंगी। यह कहकर गीता चली गई। इस बात को 4-5 महीने हो गए। मैं तो गीता को भूलने भी लगी थी। एक दिन अखबार में पढ़ा कि शरीफ पति के हाथों गीता नाम की एक बदचलन औरत का कत्ल। मैंने तस्वीर ध्यान से देखी और मन ही मन बोली, अरे यह तो मेरी वाली गीता है। मैं तुरंत उस अखबार के दफ्तर गई और संपादक को सारी सच्चाई बताकर कहा, कल के अखबार में अब वही छपेगा जो अब मैं कहने जा रही हूँ। दूसरे दिन उस अखबार में खबर थी कि कल वाले मर्डर के केस में एक सनसनीखेज खुलासा, एक नामर्द पति के हाथों गीता नाम की मासूम और शादी के नाम पर छिड़ी गई औरत की हत्या। यह पढ़कर मुझे संतोष मिला। मैं सोचने लगी, पाखंडी समाज में न जाने कितनी गीताएं दूसरे की गलती के चलते बलि चढ़ जाती होंगी। सहना सिर्फ औरतों के हिस्से ही क्यों आता है? इतने में पतिदेव ने चुटकी बजाते हुए मेरे ख्यालों की डोर तोड़ते हुए कहा, हेलो बीबी, एक कप चाय मिलेगी क्या? मैं मुस्कुराते हुए अवराज के गले लग गई। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।